ये सो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेटवर्क पेन टेस्टिंग के साथ एनपीटी। इससे पहले सभी लोगों का सीएच कंप्लीट है। सीएच के कॉन्सेप्ट्स याद है सभी को, क्योंकि वो चीजें जो बेसिक्स मैंने आप सीएच में वो यहाँ पे दोबारा बेसिक्स सभी को क्लियर होने चाहिए जो आप लोगों ने अभी सीएच में पढ़ा हुआ है। ठीक है, नेटवर्क पेन टेस्टिंग वाले जो भी प्रैक्टिकल्स थे वो आपके क्लियर होने चाहिए उसमें। ठीक है, बाकी जो चीजें होंगी मैं आपको बताते हुए जाऊंगा। इसके अलावा लिनक्स वगैरह अपने सभी का कंप्लीट होगा, नेटवर्किंग की प्रोटोकॉल्स वगैरह सभी को पता होंगी। स्टार्ट करते हैं। नेटवर्क पेन टेस्टिंग एक पार्ट है किसका, वीएपीटी का। तो सबसे पहले समझ लीजिए वीएपीटी क्या है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या डोमेन्स आते हैं, किन किन चीजों की पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जाती है। तो सबसे पहले वीएपीटी आप लोगों ने सीएस में पढ़ा था, प्रॉपरली मैंने एक्सप्लेन किया था। तो कोई बताइए वीएपीटी होता क्या है। वीएपीटी का मतलब क्या होता है? सभी लोग सीएच पढ़ के आए थे तो vulnerability पता है। assessment penetration testing. वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग, तो क्या मतलब होता है इनका? दोनों में डिफरेंस है कोई या नहीं है, या क्या है? हम्म, Sir, ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में आप क्या करते हैं, सिर्फ आप आइडेंटिफाई करते हैं जो भी वल्नरेबिलिटीज होती है उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं। और आइडेंटिफाई करने के बाद अपने सामने उसके ऊपर आप रिपोर्ट बना सकते हो सिर्फ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की, कि मुझे इस पर्टिकुलर एसेट पर ये सारी वल्नरेबिलिटीज मिली। और पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होगा? जब आप उन वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के बाद उन पर अटैक परफॉर्म करते हो, एक्सप्लॉइटेशन करते हो उन वल्नरेबिलिटीज का, तो उसको क्या बोला जाता है? पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पीटी। ठीक है, तो वीए का मतलब क्या हुआ? वीए का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ, मतलब क्या हुआ इसका? नहीं रहे आप क्लास में, क्या क्या? सभी लोग इस क्लास में सीरियस हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो फिर आप जो भूल जाओ कि कोई जॉब वॉब आपको मिलने वाली है। सिंपल सी चीज बताता हूँ। वीएपीटी की जो भी क्लासेस होंगी इसी के बेसिस पे आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे। अगर नहीं समझोगे, वीआईपीटी नहीं पता तो आगे क्या पढ़ोगे? तो सारे लोग सीरियस हो जाइए। जो जो भी है लोग पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, कहीं पे भी बैठे हो आप लोग, सारे लोग सीरियस हो जाइए। और जो क्लास में नहीं आएगा मैं आपको दो वार्निंग दूंगा। अगर आप लोग क्लास में नहीं आए तो मैं ग्रुप से रिमूव कर दूंगा, ना ही आपके पास कोई रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोग अगर आपका कोई वैलिड रीजन है तो मुझे मैसेज चाहिए पहले से कि मैं क्यों क्लास अटेंड नहीं करूंगा आज। मुझे सभी का मैसेज चाहिए, अगर कोई भी क्लास में मुझे नहीं दिखा तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा ग्रुप से। ठीक है, समझ आया सभी को? ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए वीएपीटी का मतलब क्या है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ, चाहे आपके टारगेट में कुछ भी हो, आपके टारगेट में कोई सर्वर हो सकता है, उस सर्वर पे रनिंग बहुत सारी सर्विसेज हो सकती है, आपके सामने एक वेबसाइट हो सकती है। उन एसेट्स पे, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे वो एक फिजिकल सर्वर हो, उन एसेट्स पर आपको वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करनी होती है। उस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है? वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। इसमें आप एनमैप का यूज करोगे, वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स का यूज करोगे जो आपको बताया था सीएल के अंदर। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का पूरा प्रोसीजर आपको समझाया था कि कैसे कैसे आप वल्नरेबिलिटी असेसमेंट को परफॉर्म करते हैं, उसको यूज करना, ऑटोमेटेड टेस्टिंग करना, मैनुअल टेस्टिंग करना, वो सारा कुछ किसके अंदर होता है? वीए के अंदर, जिसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। यहाँ पर आप किसी भी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट नहीं करोगे। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि आप उस वल्नरेबिलिटी को सिर्फ आइडेंटिफाई करके कंपनी को बता दो। ये दो अलग अलग प्रोसेस होते हैं। कुछ कंपनियां पीटी नहीं कराती, वो क्या कराते हैं, सिर्फ वीए कराते हैं। उनको पीटी नहीं करनी है, जिससे टाइम भी कम लगेगा, वीए करने में कम टाइम लगेगा। तो सिर्फ वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करके दे देंगे। उनको एक्सप्लॉइट कैसे करना है वो नहीं बताना। आप वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करो, उसकी एक रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट में बता दो कि उन वल्नरेबिलिटीज को फिक्स कैसे किया जाएगा। ये सारी चीजें बता के आप कंपनी को एक रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो। तो उस प्रोसीजर को बोला जाता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। अब कुछ कंपनी होती हैं जो बोलती हैं कि आपको पीटी भी करानी है। पीटी अलग से नहीं होती, पीटी के लिए वीए तो करना ही पड़ेगा ना। वीए विदाउट पीटी हो सकता है, बट पीटी विदाउट वीए नहीं हो सकता। ठीक है,
पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए अब आपको जो वल्नरेबिलिटीज आपने आइडेंटिफाई करी है अभी तक, स्कैनर्स के थ्रू या मैनुअल अप्रोच के थ्रू, उन वल्नरेबिलिटीज को अब आप एक्सप्लॉइट करना सीखते हैं। एक्सप्लॉइट करने का मतलब क्या है कि उन वल्नरेबिलिटीज का एडवांटेज कैसे लेना है। ठीक है, मान के चलिए कि कोई वल्नरेबिलिटी मिली आपको, किसी का वर्जन क्रिएट नहीं था, अपडेट नहीं था, बेसिकली पुराना वर्जन यूज कर रहे थे, तो आपने देखा कि उसके पुराने वर्जन में कोई वल्नरेबिलिटी है, आपने आइडेंटिफाई करके रख ली, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए चेक करो कि किस लेवल, मतलब किस तरीके का एक्सप्लॉइट उसके लिए अवेलेबल है। एक्सप्लॉइट्स की भी कैटेगरीज होती हैं कि भाई वो रिमोट एक्सप्लॉइट है, लोकल एक्सप्लॉइट है, किस तरीके का एक्सेस आपको प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल एक्सेस देगा या सुपर यूजर का एक्सेस आपको प्रोवाइड करेगा, बैकडोर वल्नरेबिलिटी है या क्या। अलग अलग तरीके के एक्सप्लॉइट्स होते हैं, तो सारे एक्सप्लॉइट्स आपको एक्सेस नहीं देते। कुछ एक्सप्लॉइट्स डिनायल ऑफ सर्विस अटैक परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ कुछ आपको कमांड इंजेक्शन की कैपेबिलिटी दे सकते हैं, कुछ आपको रिमोट कोड एग्जीक्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, कुछ उस पर्टिकुलर सर्विस को, कुछ उस सर्विस की सेटिंग्स को चेंज करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के अलग अलग एक्सेस आपको या अलग अलग तरीके के एक्सप्लॉइट्स आपको मिलते हैं सर्विस। तो ये जो कंप्लीट प्रोसीजर है जहां पर आपने वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करी, उसके बाद उनको एक्सप्लॉइट करने के जो जो तरीके थे कि आप उस मशीन का एक्सेस ले पाओ, उस फिजिकल एसेट को आप कंट्रोल कर पाओ या उससे कुछ डेटा एक्सेस कर पाओ, वो कंप्लीट प्रोसेस कहलाता है वीए पीटी। और इसके एंड में आपको क्या जनरेट करना होता है, रिपोर्ट। आप हर एक चीज की रिपोर्ट आप जनरेट करोगे, आपने किसी भी वेबसाइट पर आपने जो जो वल्नरेबिलिटीज निकाली हैं उसकी आप रिपोर्ट जनरेट करोगे, आपने सर्वर्स पे जो वल्नरेबिलिटीज निकाली हैं आप उसकी रिपोर्ट जनरेट करोगे। और उन रिपोर्ट्स में सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, छोटी से छोटे पॉइंट मेंशन होने चाहिए, मतलब उस पर्टिकुलर वेबसाइट या सर्वर पे अगर छोटा सा भी कोई बग है, उनका कोई भी वर्जन पुराना है या उनसे कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन हो रखी है, डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स वो लोग यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है, ब्रूट फोर्सिंग पॉसिबल है, कोई भी वल्नरेबिलिटी हो वो आपको उसके अंदर मेंशन करना हो। ओके। उसको फिक्स कैसे करना है, आप जो-जो स्टेप्स आपको पता है या आप ऑनलाइन सर्च करके देख सकते हो कि क्या-क्या स्टेप्स हैं इस वल्नरेबिलिटी को फिक्स करने के, वो आप एज़ इट इज़ मेंशन करोगे रिपोर्ट में। समझ आया? तो ये पूरा प्रोसीजर आपका कहलाएगा वीए-पीटी, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन। वीएपीटी के बीच का डिफरेंस समझ आ गया सभी को? वीएपीटी में ज्यादा टाइम किसको लगेगा, वीए में या पीटी में? पीटी में आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा कॉस्टली भी कौन सा होगा फिर? पेनिट्रेशन टेस्टिंग अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कराएगी तो वो उनके लिए ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा वीए से। ठीक है, इसके अलावा किस ड्यूरेशन में कराती हैं ऑर्गेनाइजेशंस वीए और पीटी, ये भी समझ लेते हैं। तो नॉर्मली जब उन्हें वीए कराना होता है तो नॉर्मली एक ड्यूरेशन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, बट वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। लगभग मान के चलिए 3 से 4 महीने के अंदर वीए कराया जाता है। हर एक कंपनी कम से कम 3 6 महीने के अंदर वीए वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कराती है, क्योंकि उनकी कोई अगर वल्नरेबिलिटीज है उनके सिस्टम में, कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन है तो वो आइडेंटिफाई होगा। पीटी नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस 6 मंथ्स से लेकर 1 साल के बीच में कराती है ना, बहुत मतलब इतना फ्रीक्वेंटली पीटी नहीं करना। बीए फ्रीक्वेंटली कराया जा सकता है, बट पीटी मान के चलिए साल में एक बार कर लो तो भी ठीक है। ड्यूरेशन आपका जो पीटी है वो आप 1 साल के अंदर भी एक बार करा लो, वंस अ ईयर करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीटी आप लगभग 3 4 महीने के बाद करो, या फिर जब आपने नया कुछ डिप्लॉय करा है, जैसे मान के चलिए कोई आपका नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या कोई नई सर्विस लॉन्च कर रहे हो आप। ठीक है, तो उस नई सर्विस या प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आपने कुछ एप्लीकेशन यूज करे होंगे, कुछ अपने इंटरनल नेटवर्क पे कुछ सर्वर्स को आपने यूज किया होगा, होस्ट किया होगा कहीं क्लाउड पे या कहीं पे भी, तो उन सर्वर्स के ऊपर टेस्टिंग, उन वेबसाइट्स के ऊपर टेस्टिंग आपको करानी पड़ेगी। तो डिपेंड करता है कि अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली कुछ ना कुछ डिप्लॉय करते जा रहे हो पब्लिक इंटरनेट पे, तो आपको उतनी फ्रिक्वेंटली वीएपीटी भी करनी। कुछ क्लियर हो गया सभी का वीए पीटी के बीच का क्या है? ठीक है, वीएपीटी के अंदर हम लोग जो दो बहुत पॉपुलर डोमेन्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक आपका नेटवर्क पेन टेस्टिंग और दूसरा है आपका वेब पेन टेस्टिंग। ये दो हम लोग वीएपीटी के अंदर यहाँ पर कवर करेंगे, ये कोर्स के अंदर इंक्लूड। एनपीटी मतलब नेटवर्क पेन टेस्टिंग और डब्ल्यूएपीटी मतलब वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग या पेन टेस्टिंग। जो आपका ये वाला कोर्स है जहाँ पर हम लोग नेटवर्क पेन टेस्टिंग पढ़ेंगे, वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ सर्वर्स पे कैसे टेस्टिंग की जाती है उसके ऊपर हम लोग। सर्वर्स मतलब
आपका कोई भी जो कंपनी होती है उनके पास बहुत सारे सर्वर्स होते हैं जिसपे वो अलग-अलग सर्विसेज़ को रन करती हैं, है ना? जैसे कि एसएसएल की सर्विस हो गई, एसएमबी हो गया, इसके अलावा आपका आरडीपी सर्विस हो गया, देन टीपी हो गया। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज़ हैं जिनकी जो आपके सर्वर्स के ऊपर रन करती हैं। उन सारी सर्विसेज़ को प्रॉपर्ली चेक करना, उन सर्विसेज़ पे कोई मिसकॉन्फ़िगरेशंस है तो उनको चेक करना, उसकी वल्नरेबिलिटीज़ वो ऑब्जेक्टिव होता है नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग। जब आपको वल्नरेबिलिटीज़ मिलती हैं, तो आप एक्सेस करते हो सर्वर को और सर्वर पे एक्सेस करने के बाद फिर आप आगे की चीज़ें करते हो। आप आगे पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन करते हो और उसके बाद जब आपको सब कुछ मिल जाएगा कि मुझे मशीन का कंप्लीट एक्सेस मिल चुका है, जाके आपका वो असेसमेंट उस मशीन का कंप्लीट हो, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि हर एक मशीन पर आप रूट यूज़र या एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र का एक्सेस ले पाओ। वल्नरेबिलिटी होगी तो ले पाओगे, अगर कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन या वल्नरेबिलिटी नहीं है, तो आप नहीं ले पाओगे। तो जहाँ तक भी आप जा पा रहे हो किसी मशीन के ऊपर, आप चाहे उसका इनिशियल एक्सेस ले पाओ या प्रिविलेज एक्सेस ले पाओ या फिर एक्सेस ना भी ले पाओ, आपने कुछ बेसिक चीज़ें निकाल के रखी हो। क्योंकि ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी आपको नहीं मिली जिससे उस मशीन का रिमोट एक्सेस मिले आपको। तो जो भी जिस मशीन मान के चलो कि आपके आपके असेसमेंट में 50 मशीन्स थी, आपको 50 मशीन्स को टेस्ट करना है। उसमें से 10 मशीन्स में ही आपको आगे की चीज़ें मिली हैं, बाकी 40 मशीन्स में आपको कुछ नहीं मिला। तो आप बस वो 10 मशीन्स को आगे तक पेनिट्रेट करोगे, बाकी के 50 मशीन्स के बारे में जो-जो चीज़ आपको मिली हैं, वो आप रिपोर्ट में एज़ इट इज़ मेंशन। तो इस तरीके के असेसमेंट परफ़ॉर्म किए जाते हैं किसके अंदर? नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर। दूसरा आता है वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका ज़्यादा मार्केट है। ज़्यादातर आपको किसके प्रोजेक्ट्स मिलते हैं कंपनियों के पास? वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के, क्योंकि हर एक ऑर्गनाइज़ेशन वेबसाइट्स को टेस्ट कराती है। वेबसाइट्स होती है हर एक ऑर्गनाइज़ेशन के पास और उनको टेस्ट कराना पड़ता है उन वेबसाइट्स को ताकि उसमें कोई वल्नरेबिलिटी ना मिले। ये वेबसाइट्स वो एक चीज़ ऐसे समझो आप कि नेटवर्क पेन टेस्टिंग में जो सर्वर्स पे आप टेस्टिंग करोगे, वो ऑर्गनाइज़ेशन के नेटवर्क के अंदर रखे हुए हैं। उन तक किसी बाहर वाले बंदे का इतना आसानी से पहुँचना पॉसिबल नहीं हो। अगर आपने मतलब प्रॉपर्ली यहाँ पे अपने जो भी नेटवर्क के अंदर आपने सर्वर्स रख रखे हैं, उनको अगर आप ये कर रहे हो कि कोई और बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता। आपने कोई वाईफ़ाई अगर रखे तो इंटरनल नेटवर्क को अलग तरीके से आपने जोड़ रखा है और बाहर वाले यूज़र्स को आपने गेस्ट नेटवर्क के थ्रू अलाउ कर रखा है। तो वो दोनों नेटवर्क आपस में एक-दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर सकते। इससे आपके इंटरनल डिवाइसेज़ सिक्योर रह सकते हैं, ठीक है? इसलिए नेटवर्क पेन टेस्टिंग ज़्यादातर बहुत कम सिचुएशंस में कराई जाती है और इसके लिए ज़्यादातर आपको इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना पड़ता है। डब्ल्यूपीटी के लिए आप एक्सटर्नल भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि मुझे आपकी कंपनी के नेटवर्क के अंदर कनेक्ट फिर ही मैं टेस्ट कर सकता हूँ वेबसाइट्स। वेबसाइट्स कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, वेबसाइट्स को टेस्ट भी कहीं से भी किया जा सकता है। आप अपने घर से बैठ के वेबसाइट्स को टेस्ट कर लो, अपनी कंपनी के नेटवर्क से कर लो, बैंक के ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर जाना नेसेसरी नहीं है। तो नेटवर्क पेन टेस्टिंग के अंदर आप सर्वर्स पे टेस्टिंग करोगे और वेब एप्लीकेशन के अंदर आप वेबसाइट्स को जो होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, उन पे आप वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफ़ाई करेंगे। तो समझ आया सभी को? अब हम लोग जो हमने स्टार्ट किया, अब आप लोग आगे जाके पढ़ोगे डब्ल्यूपीटीपी जब नया बैच स्टार्ट होगा उसका, तो मैं उसमें भी आपको ऐड करूँगा। यहाँ पर अभी आप सिर्फ कवर करेंगे न्यूट्रिशन टेस्टिंग की सर्वर्स पे कैसे टेस्टिंग किया जाता है। आप लोगों ने सीईएस में बहुत सारे लैब्स वगैरह सॉल्व किए होंगे, तो सीएस के अंदर अलग-अलग सीटीएफ्स या मशीन्स को सॉल्व किया होगा, ठीक है? वो जो मशीन्स आपने जैसे सॉल्व करी थी, उसी के ऊपर तो हम लोग टेस्टिंग अलग-अलग वल्नरेबिलिटीज़ कैसे निकालते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफ़ाई करना है, उनको एक्सप्लॉइट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बताई। तो इसका मेथोडोलॉजी क्या है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग समझना इसको। नेटवर्क पेन टेस्टिंग की जो मेथोडोलॉजी है, वो क्या है, वो उस पॉइंट से समझना स्टार्ट करते हैं हम लोग कि क्या किस तरीके से आप परफ़ॉर्म करते हैं नेटवर्क पेन टेस्टिंग। तो इससे पहले मुझे आप में से बताइए कि एथिकल हैकिंग की मेथोडोलॉजी क्या थी? जिससे मैं पूछूँ, पहले हाथ खड़ा करो कि किस-किस को पता है एथिकल हैकिंग की मेथोडोलॉजी क्या थी? ऑनलाइन जो है वो भी हाथ रेज़ कर सकते हैं अपना, जिनको पता है, जिनको नहीं पता, मुझे थोड़ा दिमाग में आता रहेगा कि कौन-कौन क्या आया है, कौन-कौन नहीं। एथिकल हैकिंग की मेथोडोलॉजी क्या थी? हाथ खड़े करके बताइए सभी लोग।
लेट कैसे हो गए? तो उसको रेडी करने में लेट हो गए? जितनी जल्दी से सभी लोग एथिकल हैकिंग की मेथोडोलॉजी क्या थी? एंड्रेस करिए जल्दी से। नहीं याद किसी को भी, तीन चार बच्चों को आती है बस। ऑनलाइन भी किसी को नहीं पता? पता है अच्छा। सर। जिन जिन को पता है अपने, उनको चेक करिए, आपके पास हैंड रेस ऑप्शन होता है। ऑफलाइन। और बताइए किसको पता है? पीछे किसी को भी नहीं पता? सीएच पढ़ के आप लोग आए हुए हो, सीएच में क्या पढ़ा था आप लोग? सीएच थोड़ी पढ़ाऊंगा दोबारा से आप लोगों को। मोहित बताइए पीछे से, क्या थी मेथोडोलॉजी, खड़े होकर बताइए। तो हो जाओ। नहीं पता ठीक है, खड़े तो हो जाओ। बताओ कितना याद है? कुछ भी नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या फेजेस, कुछ नहीं पता? आप बताइए। बोलते हैं उसको। मेंटेनेंस। मेंटेनिंग एक्सेस। फिर लास्ट फेज क्या So, था? तो ये so, नहीं पता किसी को भी? so reconnaissance, scanning, gaining access, maintaining access, penetration testing सर with फाइनल permissions था of account. कवरिंग ट्रैक्स। लास्ट होते हैं कवरिंग ट्रैक्स। तो किसी को भी नहीं पता था ये? तो हाथ क्यों नहीं खड़ा कर रहे थे उससे? मेथोडोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है कि आप कैसे परफॉर्म करते हो, क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। अगर वर्ड चेंज बैठ जाइए, अगर वर्ड चेंज करूंगा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कॉन्सेप्ट भी चेंज हो जाएगा। हर जगह आपको इंटरव्यूअर पूछेगा कि मुझे मेथोडोलॉजी बताइए एथिकल हैकिंग की, तो आप यही सुनने का वेट करोगे जब वो फेजेस बोलेगा तभी मैं बोलूंगा। फेजेस हो गया या मेथोडोलॉजी हो गया, दोनों का मतलब सेम है कि आप कैसे एथिकल हैकिंग परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था? रिकॉनेसेंस या फुटप्रिंटिंग, जहाँ पर आप टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। सेकेंड फेज था स्कैनिंग, जहाँ पर आप टारगेट के ऊपर उनके जो एसेट्स हैं उनको आप स्कैन करोगे, ट्रूथ डिस्कवरी करोगे, पोर्ट स्कैनिंग करोगे, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करोगे। थर्ड फेज क्या था? गेनिंग एक्सेस, जहाँ पे आप उनके मशीन्स की जो वल्नरेबिलिटीज निकाली है उनको एक्सप्लॉइट करोगे और मशीन का एक्सेस लोगे। फिर इंजीनियरिंग Maintaining. एक्सेस, मशीन पर अपना एक्सेस बनाकर रखोगे या प्रिविलेज एस्केलेशन करोगे ताकि उस मशीन पर को सुपर यूजर का एक्सेस मिल पाए। जो भी आप ढूंढना चाहते हो उस मशीन पर वो आप ढूंढोगे। ठीक है, क्रेडेंशियल्स ढूंढने हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स ढूंढनी है, वो आप ढूंढोगे। लास्ट में हम क्या करते हैं, कवरिंग। तो जो एनपीटी की मेथोडोलॉजी है वहां पर हम कवरिंग ट्रैक्स पे कुछ बात नहीं करते हैं, वो चीजें नहीं कवर की जाती है न्यूट्रिशन टेस्टिंग के अंदर या वीएपीटी के अंदर। तो एनपीटी की जो मेथोडोलॉजी है उस पे सबसे पहला फेज होता है प्लानिंग। जो देखा आप एथिकल हैकिंग, जो कि मैंने बताया था कि एज अ एमेच्योर आप करोगे। ठीक है, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो सबसे पहला फेज क्या होगा? प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग फेज का जो ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद आपके वही फेजेस आएंगे, रिकॉनेसेंस, स्कैनिंग वगैरह, बट प्लानिंग फेज ऑब्जेक्टिव क्या है और क्यों ये सबसे पहला फेज है? अगर आप लॉजिकली सोचो कि अगर यहाँ पर आपका काम क्या है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। ठीक है, आप एक पेनिट्रेशन टेस्टर हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी वेबसाइट्स, जिनके नेटवर्क रिसोर्सेज आप स्कैन करते हो, टेस्ट करते हो, तो टेस्टिंग के ऐसे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? ऐसा तो नहीं करेगी कि बस किसी ने अपनी वेबसाइट भेज दी, हमें ईमेल कर दिया, हमने स्टार्ट कर दिया इनको असेसमेंट करना। ऐसा तो नहीं होगा। किसी ने अपने सर्वर्स की आईपी भेज दिया, हमने उनको स्कैन करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा तो नहीं होता।
बिना उनके परमिशन के स्कैन करना स्टार्ट कर दिया, उनके वल्नरेबिलिटीज निकालनी, ऐसा भी नहीं होता। तो प्लानिंग फेज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यहाँ पर दोनों जो पार्टीज हैं उनके बीच में मीटिंग होती है, उन दोनों पार्टीज के बीच में कन्वर्सेशन होती है, और उसमें उस कन्वर्सेशन में बहुत सारे पॉइंट्स है जिनको डिस्कस किया जाता है। पूरे असेसमेंट का प्लान इस पर्टिकुलर फेज के अंदर बनाया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप है आपका मेथोडोलॉजी के अंदर प्लानिंग। इसके अंदर जितने भी जो जो चीजें करने वाले हैं आप आगे जाके, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाती है। डिस्कस करने का मतलब है कि उनको प्रॉपरली उन उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे बात की जाती है, उनको डॉक्यूमेंट किया जाता है इस फेज के अंदर, प्लानिंग फेज के अंदर। ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को आपस में एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए वो स्टार्टिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग? तो क्या क्या पॉइंट्स है वो बताते जाइए इसके अंदर, जो जो जिसके दिमाग में आ रहे हैं बोलते जाइए। स्कोप का मतलब क्या होता है? कि बाउंड्री सेट करना, एक बाउंडेशन आपके ऊपर लगाना कि आपको क्या चीजें इन स्कोप के अंदर आ रही हैं और क्या आउट ऑफ स्कोप जा रही है। यहाँ पर स्कोप में आप दो चीजें आइडेंटिफाई करोगे, एक हो जाएगा आपका इन स्कोप, दूसरा क्या हो जाएगा? आउट ऑफ स्कोप। इन स्कोप का मतलब कि हम क्या क्या, जो पेनिट्रेशन टेस्टर है या जो ऑर्गेनाइजेशन है जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करेगी, वो क्या क्या चीजें कर सकती है क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के ऊपर, उनको क्या क्या चीजों की परमिशन दी गई है, वो क्या आता है, वो किसके अंदर आ जाता है आपका? इन स्कोप के अंदर। आउट ऑफ स्कोप मतलब कि वो क्या क्या चीजें टच नहीं कर सकते हैं, स्कैन नहीं कर सकते हैं, जिनके ऊपर वो असेसमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते, या क्या क्या टेक्निक्स परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, किस टाइम टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, कौन से अटैक परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, कौन से टूल्स यूज नहीं कर सकते हैं, वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाती हैं? आउट ऑफ स्कोप के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में मीटिंग होती है आपस में, और मीटिंग में ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कितने आईपी है जिनको स्कैन करना है, कितने मशीन है जिनको टच नहीं करना है, किनको एक्सक्लूड करना है, कौन सा अटैक परफॉर्म करना है, कौन से नहीं करना है। जैसे बहुत सारे अब ज्यादातर केसेस में क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक को ब्लॉक किया जाता है कि आप डिनायल ऑफ सर्विस अटैक आउट ऑफ स्कोप है नहीं कर सकते, तो टेस्ट करना ही नहीं है डॉस अटैक। अदरवाइज डॉस अटैक तो किसी भी चीज में निकल सकता है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी एसेट है, मैं अपने नंबर ऑफ डिवाइसेस बढ़ा दूंगा, डीडॉस अटैक परफॉर्म करना स्टार्ट करोगे तो कोई भी एसेट आपका डाउन हो जाएगा। तो वो आउट ऑफ स्कोप होता है, वो कहीं कभी टेस्ट ही नहीं करना। जो चीजें स्कोप के अंदर हैं वो आपको करना है। अगर आप आउट ऑफ स्कोप वाले चीजों के साथ करोगे तो वो आपके लिए नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन का एक मतलब नेगेटिव साइड पे जाएगा, वो उसको एक क्रिटिकल थिंग कंसिडर नहीं किया जाए, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें परमिशन के बाद ही करनी है। जिन चीजों की परमिशन नहीं दी है आपको वो नहीं करनी। समझ आ गया यहाँ तक? अभी इसी फेज के अंदर हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लिखते हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने शायद आपको पहले बताया होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप यहाँ पर बनाएंगे, क्रिएट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आपस में डॉक्यूमेंट करती है? क्या SOW क्या होता है बताइए? अलग नाम भी है, और किसी को पता है, कोई बता सकता है तो बताइए। सर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। जो पढ़ चुके हैं वो बताइए। एक डॉक्यूमेंट नाम। तो पहले डॉक्यूमेंट लिख लीजिए, ROE, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। सेकंड है आपका NOC, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। थर्ड लिख लीजिए NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, बट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, एक ही डॉक्यूमेंट में सारा कुछ सब कुछ कवर कर देते हैं। हाँ, उनके अंदर ये तीन चीजें होती ही होती है। कोई भी आप चाहे डॉक्यूमेंट एक ही बनाओ, उसमें सारी चीजें ऐड कर दो, या सारे डॉक्यूमेंट्स आप अलग लिखो, होते यही सारी चीजें उसके अंदर। ठीक है, यही तीन डॉक्यूमेंट्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है वो डॉक्यूमेंट करने के लिए। सबसे पहला क्या है? रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। आपने जो भी चीजें मीटिंग में डिस्कस करी है वो सारी चीजें आप लिखोगे, डॉक्यूमेंट करोगे। ऐसा नहीं कि आपने वर्बली बोल दिया, बस वर्बली बोल दिया और मैं सामने वाले ने सुन लिया, कोई चीज मिस हो गई तो रह गई, वो ऐसा नहीं। अब जो भी चीजें डिस्कस करी है वो सारी चीजें हम लिखते हैं एक डॉक्यूमेंट में, उसको बोला जाता है प्रोफेशनली रूल्स ऑफ एंगेजमेंट।
उसके अंदर जो भी चीज़ आपने इन स्कोप और आउट ऑफ स्कोप डिफाइन करी है, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे। ठीक है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस टाइम टेस्टिंग करनी है, किस टाइम नहीं करनी है, क्या करनी है, दिन में करनी है, कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, मैनुअल करना है या ऑटोमेटेड टेस्टिंग करनी है, इंटरनल करनी है, एक्सटर्नल, जो भी तरीके की टेस्टिंग है, जो भी ग्रे बॉक्स है, व्हाइट बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स, ये चीज़ें बताई होंगी मैंने आप लोगों को। क्या होती है बताइए? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? व्हाइट बॉक्स के अंदर ग्रे बॉक्स, को ग्रे बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। वो चीजें सब इसमें डिफाइन की जाती है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? जहां पर जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग कंपनी है उसको एक भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। उसको बोला जाता है कि आप एक रियल असेसमेंट जैसे परफॉर्म होता है, रियल अटैक जैसे परफॉर्म होता है, वैसे ही आप सारी चीजें खुद गैदर करो। तो इस चीज के लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को सेकंड फेज जो होगा यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग का, रिकॉनेसेंस का, वहां पे बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा अगर आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करते हो तो। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में एक भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। ठीक है। रेड बॉक्स टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जहां पर आपको जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है, सर्वर्स के आईपी चाहिए, उन पे ओपन पोर्ट चाहिए, उन पे अकाउंट बनवाने हैं या कुछ भी करना है, आपको वो दे देंगे फिर। वो कहलाता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। थर्ड होता है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि यहाँ पर आप बताते हो, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आप डिमांड कर सकते हो कि आप हमें दे दो, और बाकी इन्फॉर्मेशन आप खुद निकालो। कुछ इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको दे देता है, बाकी इन्फॉर्मेशन आप खुद से गैदर करते हैं। तो वो होता है ग्रे बॉक्स, जो कि कॉम्बिनेशन है ब्लैक और व्हाइट। तो जो भी तरीके का असेसमेंट है वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। ठीक है। इंटरनल टेस्टिंग और एक्सटर्नल टेस्टिंग, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इंटरनल टेस्टिंग और एक्सटर्नल में क्या होगा? इंटरनल में क्या होगा कि आप ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क से कनेक्ट करोगे, वो इंटरनल पेन टेस्टिंग कहलाया जाएगा। एक्सटर्नल पेन टेस्टिंग में आप कहीं से भी कर सकते हो, घर से, अपने घर से, अपने ऑफिस से, कहीं से भी आप करो, वो कहलाएगा एक्सटर्नल पेन टेस्टिंग। लेकिन इंटरनल पेन टेस्टिंग में दो चीजें आ जाती हैं। ऐसा भी होता है कि आप डायरेक्टली आ जाओ कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के अंदर और वहां से सारे काम करो। एक और चीज होती है इसके अंदर कि आपको वीपीएन के थ्रू एक्सेस दिया जाता है, वर्चुअल प्राइवेट। वीपीएन का कॉन्सेप्ट सभी को पता होगा। आप लोगों ने ट्रैक में भी बहुत सारे लैब सॉल्व करे हैं, करे थे सीएच में सभी लोगों ने। तो आप लोगों ने देखा था कि वीपीएन के थ्रू आप कैसे ट्राइहैकमी के नेटवर्क से कनेक्ट। ट्राइहैकमी ने आपको वीपीएन फाइल दिया था, तो वो डिवाइसेस आपके नेटवर्क में तो नहीं थे, यहाँ पे थे ट्राइहैकमी के अपने खुद के क्लाउड क्लाउड नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए आपको एक वीपीएन का कॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए। सही रियल टाइम में भी होता है। ऑर्गेनाइजेशंस आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप यूएस का कोई क्लाइंट है तो यूएस से आ जाओ, अमेरिका का ऑस्ट्रेलिया का तो ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, ऐसा नहीं। दिल्ली मतलब इंडिया के अंदर ही, दिल्ली में है, बैंगलोर में है, तो आपको वहाँ बुलाएंगे नहीं। वो बुला भी सकते हैं, ऑन साइट टेस्टिंग भी होती है, बट अगर वो ऑनलाइन टेस्टिंग की बात करें तो आपको फिर वो वीपीएन का एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। वीपीएन का एक्सेस आपको लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है, ऐसा नहीं कि वो वीपीएन फिर आप कभी भी चला सकते हो ना। तो आपके क्रेडेंशियल दिए जाते हैं वीपीएन के, जिसके थ्रू आप उस सिक्योर टनल से कनेक्ट करके उनके नेटवर्क को एक्सेस हो जाए यहाँ तक। सो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट किया जाता है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसका नाम है रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, ROE। उस डॉक्यूमेंट का नाम लिख लीजिए एनओसी। एनओसी का फुल फॉर्म क्या होगा? No object certificate. नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नॉन ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है एनओसी? ये किस एक तरीके से ये डॉक्यूमेंट किसी को प्रोटेक्ट कर, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? पेनिट्रेशन टेस्टर ऑर्गेनाइजेशन है या पेनिट्रेशन टेस्टर्स हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं असेसमेंट, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये इस डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बोलेंगे नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मान के चलो कि आपके लिए कोई काम कर रहा है कोई, ना, तो आप पहले उस बंदे से साइन करा लोगे कि मैं आपके लिए काम करूंगा, बट आप मुझे पहले अलाउ करो। आप ये भी मेंशन करो कि बाद में अगर कुछ होता है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आपके ऊपर। इस तरीके का जो डॉक्यूमेंट है वो क्या कहलाएगा? एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ऐसा नहीं होगा वीएपीटी में कि मैंने एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर आपके ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क पे टेस्टिंग स्टार्ट कर दी और बाद में एक दो दिन बाद आप बोलने लगे कि मैंने
है ना? बिल्कुल आपने कोई लीगल एक्शन ले लिया, ऐसा नहीं होगा। तो ये डॉक्यूमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करेगा, एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करेगा जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अंदर प्रॉपर्ली मेंशन्ड होता है कि जो चीजें आरओई के अंदर बताई गई हैं वही करना है। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ स्कोप वाली चीजें आपने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया तो उसके ऊपर एक्शन लेगा। सारी चीजें जिस डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है उसको बोलते हैं एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। थर्ड लिख लीजिए एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म क्या है? नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। तो इसका मतलब क्या होगा बताइए? आपको उस रिपोर्ट को प्रोवाइड नहीं करना है किसी को भी। जैसे नॉन, ये किसको प्रोटेक्ट कर रहा है एनडीए? जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप टेस्टिंग परफॉर्म करोगे उस ऑर्गेनाइजेशन को ये डॉक्यूमेंट प्रोटेक्ट कर रहा है। और कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है? जैसे आप उस ऑर्गेनाइजेशन के इन एंड आउट सब चीजें जान लोगे, जब आप टेस्टिंग स्टार्ट करोगे किसी वेबसाइट पर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क पे, तो आपको उसके सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो वो चीजें जो आपको पता चलेंगी कि उनके आईपीस क्या है, उनका उनके वल्नरेबिलिटीज क्या है, कौन कौन से पोर्ट्स इस पे ओपन है, क्या मिसकॉन्फ़िगरेशन कर रखे हैं, ये चीजें आप डिस्क्लोज नहीं करोगे तब तक जब तक वो फिक्स नहीं हो जाता। या तो जब तो ऑर्गेनाइज मतलब एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहेगी कि उनकी ये चीजें डिस्क्लोज की जाए, तो एक तरीके से कभी नहीं करना आपको ये डिस्क्लोज। जितने भी आगे जाके वीपीटी के प्रोजेक्ट्स करोगे, आपको ऑर्गेनाइजेशन यही बताएगा कि आपको उन चीजों को डिस्क्लोज नहीं करना है, कि अगर आप डिस्क्लोज करोगे तो आपके पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाले कंपनी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो वो डिस्क्लोज करने से बचाता है ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, ये नहीं कि जब तक फिक्स हो गया नहीं हुआ और अपने उसको पहले डिस्क्लोज कर दिया तो उससे उससे टैक होने स्टार्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन को। जो भी इंफॉर्मेशन लगी वो आपको प्राइवेट रखनी है, इंफॉर्मेशन पब्लिकली शेयर नहीं करनी। ठीक है, वो कहलाता है आपका, वो कहलाता है एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स इस फेज के अंदर क्रिएट किए जाते हैं। और इन डॉक्यूमेंट्स का अपना अपना रोल है, जैसे कि मैंने डिस्क्राइब किया यहाँ पे। यहाँ तक समझ आया सभी को? तो ये सबसे पहला फेज होता है, मीटिंग फेज होता है, और ये सारी चीजें आपको ईमेल पर भेजी जाती हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दोनों पार्टीज उसमें अपने साइन करती हैं, डिजिटल सिग्नेचर होते हैं उसके अंदर, तो उस डॉक्यूमेंट को आपस में एक दूसरे के पास शेयर किया जाता है ईमेल के थ्रू। ये हमारे पास प्रूफ रहे कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में ये असेसमेंट चल रहा है। इसके अंदर ड्यूरेशन मेंशन किया जाता है कि कब तक ये असेसमेंट चलेगा। 1 वीक है या 2 वीक्स है, 3 वीक्स है, 1 मंथ है, कितना टाइम तक चलेगा ये असेसमेंट वो मेंशन किया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तब तक के लिए डॉक्यूमेंट्स वैलिड होंगे जब तक वो टाइम ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए वैलिड है। जैसे एक्सीड हो गया तो वो डॉक्यूमेंट्स का कोई काम नहीं नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये खुद बोले उसको कि मुझे एनओसी चाहिए। आपको ऑब्जेक्शन नहीं है इस चीज पर। तो ये चीज ना आपस में ऑलरेडी डिस्कस होती है सारी चीजें, कि हमें सारे डॉक्यूमेंट में आपको बता रहा हूँ ना कि ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, ये समझ लो आप एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर ये 3 पार्ट है उसके। उसमें आपको तीनों डॉक्यूमेंट्स एक ही इसके अंदर आपको आ जाएंगे, जो आप ईमेल के थ्रू शेयर, उसमें साइन होंगे दोनों पार्टीज के, ताकि ये प्रूफ हो कि दोनों ने सहमति से, कंपनी की स्टैंप होगी उसमें दोनों की, कि हाँ दोनों की सहमति से ये चीजें हुई। वो आपका रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के अंदर आ गई। उसके अलग अलग नाम हो गए एक तरीके से, बट जो बोला जाता है ना उसको, जब आप जिससे आपने सीएच पढ़ा था तो उसमें ईसी काउंसिल के अकॉर्डिंग जो टर्म है ना वो आरओई है, या प्रोफेशनल टर्म जो आप यूज करोगे ना वो आरओई है, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। जब आप अलग अलग कंपनी उसको अलग अलग नाम से जानती हैं, लोग एमओयू बोलते हैं उसको, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब बहुत चीजें हो सकती हैं उसको बोलने के लिए। हाँ, जो प्रोफेशनल टर्म है वो यही है आपका, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। करने कि आपके टारगेट एसेट्स कितने हैं आपके पास। अगर आपके एसेट्स बहुत सारी आईपी, जैसे आईपीज बहुत सारी होती हैं, 10-15 आईपीज होती हैं, अब एक आईपी को टेस्ट करने में आपको पूरा दिन नहीं दे सकता है, या एक टेस्टर एक आईपी पे वर्क कर रहा है तो दूसरा दूसरा पे तो मतलब इंटीग्रेशन टेस्टिंग में जरूर टाइम लगेगा, 1 वीक भी लग सकता है, 2 वीक, 3 वीक भी लग सकते हैं। तो वो डिपेंड कर रहा है कि कितने एसेट्स हैं, कितनी वेबसाइट्स हैं, सिस्टम्स हैं, डिपेंड करते हैं ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे ये हमें कितना दिया गया है। जैसे मान के चलो कि उसने बोला कि आपको नॉन वर्किंग आवर्स में करनी टेस्टिंग, तो आपके पास शाम का टाइम है, रात का टाइम, अब उसमें आपके एम्प्लॉयज कितना टेस्ट कर पा रहे हैं, 2 घंटे बैठते हैं, 4 घंटे बैठते हैं, डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स है जिसपे ड्यूरेशन डिपेंड
वही सारा ड्यूरेशन ये लोग स्कोप में डिस्कस कर लेंगे कि हमारा अपने एसेट्स टेस्ट करने आपको इतना टाइम मिलेगा आपको, तो इतना टाइम लग सकता है अब टेस्टिंग के लिए, तो वो डिफाइन करके थोड़ा एक दो दिन एक्स्ट्रा लेके वो लोग रखते हैं कि ठीक है के लिए ये टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। सेकेंड फेज की तरफ आ जाइए। सेकेंड फेज जो है वो क्या कहलाएगा आपका, यहाँ से आपके जो एक्चुअल मेथोडोलॉजी जो आप लोगों ने पढ़ी थी एथिकल हैकिंग की, वो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो जो सेकंड फेज है उसको बोला जाएगा रिकॉनेसेंस। उसको आप अलग अलग नाम से जानते हैं, रिकॉनेसेंस हो गया, फुट प्रिंटिंग हो गया, या नॉर्मली आप इसको इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। रिकॉनेसेंस, इंफॉर्मेशन गैदरिंग या फुट प्रिंटिंग का मतलब सभी को क्लियर है? किसको नहीं पता तो बताइए। जिसको नहीं पता है हाथ खड़ा करिए, रिकॉनेसेंस का मतलब क्या होता है? विथ, क्या होता है रिकॉनेसेंस? किसके बारे में? अटैक नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो काम खत्म हो गया, तो जो सी एच हमने पढ़ा वो खत्म हो गया। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लॉइट करना है, वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करनी है और उनको एक्सप्लॉइट करना है, ठीक है। तो अटैक वर्ड नहीं यूज किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपके टारगेट एसेट्स होंगे उनके ऊपर आप इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, ठीक है। वो प्रोसेस होता है रिकॉनेसेंस। मैंने आपको बताया था रिकॉनेसेंस में आपको टाइम कितना समझ आ गया सभी को, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना टारगेट के बारे में, तो डिपेंड कर रहा है कि टारगेट के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन कितनी गैदर करनी है, वो टाइप ऑफ टेस्टिंग पे डिपेंड करेगा। ब्लू बॉक्स होगा तो बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, व्हाइट बॉक्स होगा तो शायद ना ही देना पड़ेगा, कुछ भी आपको टाइम कुछ भी ना देना पड़े। और जो ग्रे बॉक्स है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वो ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है वो आपको कलेक्ट करना पड़ेगा खुद से। तो एक तरीके से रिकॉनेसेंस होता है, ऐसा नहीं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी दे देती है। ज्यादातर जो असेसमेंट्स होते हैं वो सारे ग्रे बॉक्स होते हैं, आपको जो अपने अकॉर्डिंग गैदर करना है वो आप कर लो, ऑर्गेनाइजेशन आपको जरूरी नहीं कि दे, ठीक है। तो एक तरीके से ज्यादातर जो टेस्टिंग होती है वो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग होती है, जहाँ पर आपको रिकॉनेसेंस में थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेटवर्क पेन टेस्टिंग में आ जाता है। चलो वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग में तो आपको बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ेगी, आपको वेबसाइट का कौन कौन से टेक्नोलॉजीज यूज कर रहा है वो निकालना पड़ेगा, वेबसाइट्स के क्या क्या सब डोमेन्स है वो निकालना पड़ेगा, कौन कौन से सब डायरेक्टरीज है वो निकालनी पड़ेगी रिकॉनेसेंस। यहाँ पर आपको रिकॉनेसेंस में जो एक टेक्निक ज्यादातर परफॉर्म करनी होती है वो होती है होस्ट डिस्कवरी। वो प्रोसेस क्या होता है आपका? होस्ट डिस्कवरी। तो होस्ट डिस्कवरी आपको यहाँ पर रिकॉनेसेंस फेज में नॉर्मली परफॉर्म करना होता है, जहाँ पर आप निकालते हो इन्फॉर्मेशन होस्ट के बारे में। तो अगर मैं कुछ एग्जाम्स की बात करूं, जैसे कि ईजेपीटी की अगर मैं बात करूं, तो उसमें आपको एक वायरशार्क की फाइल दी जाती है, ठीक है। पैटर्न चेंज हो सकता है बट हाँ एक कॉन्सेप्ट था, वो आपको वायरशार्क की ठीक है आप एनजी फाइल देते हैं और उससे वो चाहते हैं कि आप इन्फॉर्मेशन निकालें। तो आपको पता है कि वायरशार्क अगर हम उसमें जो पैकेट कैप्चर किया गया होगा उसके अंदर, उसके उस पैकेट कैप्चर में जो जो आईपीज ने पार्टिसिपेट करा होगा कम्युनिकेशन में, वो सब होंगे उसके अंदर, सारे आईपीज होंगे उसके अंदर। इसके अलावा किस आईपी पे कौन सी सर्विस चल रही है वो भी मेंशन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई क्लाइंट सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहा होगा उस पैकेट कैप्चर के अंदर। तो इस तरीके का वहां से आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो कुछ भी हो सकता है, आपको कुछ कंटेंट दिया जाएगा, वहां से आपको कुछ निकालने को बोला जाएगा। बट रियल टाइम असेसमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो वहां पर आपको डायरेक्टली अगर आईपी दी गई है तो आपको रिकॉनेसेंस में कुछ भी नहीं करना, आप डायरेक्टली इसके अगले फेज में जाओगे जो कि स्कैनिंग होगा। वहां से आपको सारे टेक्निकल काम करने स्टार्ट करने हैं। तो जैसे सीटीएफ की बात करूँ मैं, तो वहां पर आपको या तो आईपी दी जाएगी डायरेक्टली, या तो कोई पैकेट कैप्चर फाइल दे दिया जाएगा, या कुछ और कंटेंट दिया जाएगा जिसके ऊपर आप कुछ सर्च करोगे, कुछ निकालोगे इन्फॉर्मेशन, और वहां से फिर आप अपना ये का फॉलो करोगे, ठीक है। समझ आ रहा है? थर्ड फेज की तरफ चलते हैं। थर्ड फेज, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, इसको बोलेंगे आप स्कैनिंग एंड इनोवेशन। सबसे इंपॉर्टेंट फेज पूरे नेटवर्क पेन टेस्टिंग का कहलाएगा आपका स्कैनिंग एंड इनोवेशन। स्कैनिंग और इनोवेशन में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा मुझे?
एनुमरेशन को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ? और कोई बताइए, स्कैनिंग और एनुमरेशन में क्या डिफरेंस है? सेम है या डिफरेंस है, तो ये क्या है मतलब स्कैनिंग और एनुमरेशन? सर स्कैनिंग में कौन सा ओपन पोर्ट्स है वो निकालेगा सर, मतलब एन्यूमरेशन में सर्विसेज यूजर्स कौन सा ओपन है बैकडोर से सब निकालेगा सर, एक्सट्रैक्ट करेगा। और एनुमरेशन में? सर एन्यूमरेशन बताइए क्या करें? आप बताइए, अगर कुछ कह रहे थे। हम्म, सर एनिमेशन में डिटेल्स निकालते हैं सर, जिस टारगेट पे हम किसके बारे अटैक में? कर रहे हैं। डिटेल्स किस बारे में? सर यूजर आईडीज, मतलब जैसे कौन सर सा यूजर नेटवर्क के में। यूजर नेम्स क्या ग्रुप है, या उसमें जो भी मतलब पोर्ट्स थे, जो भी मतलब इन डिटेल्स निकालते हैं सर। समझ लीजिए, अब आप लोग देखो, रिकॉनेसेंस के बाद आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी नेटवर्क पेन टेस्टिंग में, वो होगा आईपी एड्रेसेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता चल जाएगा वो होगा आईपी, और सबनेट जो भी है वो पता चल जाएगा कि आईपी क्या है, उसमें सबनेट सबनेट कौन सा है और कितने डिवाइसेस उसके अंदर होंगे, वो आपको पता चल जाएगा। अब हर एक डिवाइस के आईपी पर आपको क्या करना है? स्कैनिंग करनी है, और स्कैनिंग का मतलब है पोर्ट स्कैनिंग से आप स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करना होगा? पोर्ट स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग सभी को पता है, आपको बता देगा कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं उस पर्टिकुलर एसेट पर जिसको आप टेस्ट कर रहे हो, फिर कौन कौन से ओपन पोर्ट्स अवेलेबल। ओपन पोर्ट्स पता करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एनुमरेशन। आपको जब पता चल गया कि आपके टारगेट पर ये पोर्ट ओपन है, आपको पता है उस पर एसएसएच है, टीपी है, एसटीडीपी है, आरडीपी है, ऐसे करके कुछ 5-6 पोर्ट्स ओपन है, आपको पता है। अब उन पोर्ट्स के ऊपर आप स्पेसिफिक एनुमरेशन परफॉर्म करोगे उन प्रोटोकॉल्स के ऊपर जो वहां पर रन कर रही है। अगर उस मशीन पर एफटीपी ओपन नहीं है तो मैं एफटीपी एनुमरेशन नहीं करूंगा। एनुमरेशन का मतलब क्या बताया था मैंने? जहां पर आप स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स के ऊपर और इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो। एनुमरेशन भी क्या होता है? इन्फॉर्मेशन गैदरिंग ही होती है, बट यहाँ पर आप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन निकालते हो, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालते हो उस प्रोटोकॉल के ऊपर जो वहां पर रन कर रहा है, जो आपको पता चला है स्कैनिंग के बाद, पोर्ट स्कैनिंग के बाद। तो आपका उन प्रोटोकॉल्स का वर्जन हो गया, उन पे कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गई, एफटीपी है तो क्या उसमें एनोनिमस लॉगिन है या नहीं है, एसएमबी है तो उसमें एनोनिमस है या नहीं है, यूजर्स की इन्फॉर्मेशन निकालना, यूजर एनुमरेशन करना, ये सब कुछ किसके अंदर आता है? इसके अलावा वेब पे एनुमरेशन अलग अलग तरीके से किया जाता है, वेब से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना, कौन कौन से क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है, क्रेडेंशियल्स मिल रहे हैं वहाँ पे, या स्क्रीन इंजेक्शन के थ्रू कुछ कंटेंट मिल रहा है, इसे करके जो भी चीज आप करोगे वो सब कुछ किसके अंदर आएगा? एनुमरेशन के अंदर आएगा। तो कुल मिला के इस फेज में आप क्या क्या करने वाले हो? आप सबसे पहले करोगे कोड स्कैनिंग, फिर आप करोगे एनुमरेशन, एंड फिर आप करोगे वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। ये तीनों चीजें आपको इसी फेज के अंदर करना है, तभी ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज भी है और सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग फेज भी होगा। एनुमरेशन करने में ही आपको इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा कि आप बाकी सारी चीजें तो जल्दी हो जाएंगी, बट एनुमरेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। एनुमरेशन के थ्रू ही आपको आगे का रास्ता, ठीक है। इस फेज में आप क्या क्या करोगे? पोर्ट स्कैनिंग, एनुमरेशन एंड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। पोर्ट स्कैनिंग में आप पोर्ट्स निकाल लोगे, एनुमरेशन में आप उन पोर्ट्स के ऊपर और डिटेल इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, वर्जन पता करोगे, मिसकॉन्फ़िगरेशंस, डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स, ब्रूट फोर्सिंग, ये सब कुछ करोगे आप। उसके बाद फिर आप वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में उनकी जो भी वल्नरेबिलिटीज निकल के आई हैं उन सर्विसेज की, उन पोर्ट्स की, उस पे कोई फाइल पड़ा हुआ है एफटीपी पे, तो फाइल के अंदर क्या कंटेंट दे रखा है, वो सब आपका फिर आएगा वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग के अंदर। तो ये सब कुछ परफॉर्म होगा आपका फेज नंबर 3 के अंदर। थर्ड जो स्टेप है, फोर्थ स्टेप का नाम लिख लीजिए। फोर्थ स्टेप होगा आपका एक्सप्लॉइटेशन, या जिसको आप बोल सकते हो गेनिंग एक्सेस, बट प्रोफेशनली उसको क्या बोला जाएगा? एक्सप्लॉइटेशन। गेनिंग एक्सेस आप ऐसा नॉन टेक्निकल टर्म में बोल सकते हो उसको, बट एक्सप्लॉइटेशन उसको प्रॉपर्ली बोला जाएगा। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है कि आप यहाँ पर जो जो वल्नरेबिलिटीज अभी आपने स्कैन करी है, उनको आप एक्सप्लॉइट करोगे, उनका एडवांटेज लोगे, उनसे आप मशीन का या जो डेटा आपको मिल रहा है उसको एक्सेस करोगे। ठीक है, तो इस फेज में आपको मशीन का फर्स्ट एक्सेस मिलेगा। जब तक आपको मशीन का पहला एक्सेस नहीं मिल रहा है,
मतलब तब तक आप एनुमरेशन कर रहे हो, आप वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग कर रहे हो, आप कोड स्कैनिंग कर रहे हो। जब आपको मशीन का पहला स्टेप, पहला एक्सेस मिल गया, वो एक्सेस कैसे मिला होगा आपको? एक्सप्लॉइटेशन के बाद। आपने वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के बाद एक्सप्लॉइट किया होगा, उनका एक्सप्लॉइट सर्च किया होगा, या अगर आपके पास इतनी नॉलेज है तो आपने खुद लिखा होगा उनका एक्सप्लॉइट, और फिर आपने उस वल्नरेबिलिटी को एडवांटेज लेने के बाद सिस्टम का एक्सेस किया होगा। तो वो जो सिस्टम एक्सेस है, वो आपको एक्सप्लॉइटेशन के बाद मिलेगा। ठीक है, तो एक्सप्लॉइटेशन का मतलब सिंपल है कि आप यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज के एक्सप्लॉइट्स फाइंड करोगे, लिखोगे उनके एक्सप्लॉइट्स को, और एक्सप्लॉइट का मतलब पता कोई कोड होगा, प्रोग्राम होगा, कोई टेक्निक होगी जिसके थ्रू आप उस वल्नरेबिलिटी का एडवांटेज लेंगे। एक्सप्लॉइटेशन के बाद आपको क्या मिल गया? मशीन का एक्सेस। आपके पास मशीन का फर्स्ट, आपको मशीन पर फर्स्ट फुट होल्ड आपको मिल गया मशीन। ठीक है, कि आगे का स्टेप क्या होगा? तो आप बोलेंगे पोस्ट। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लॉइटेशन में आपको मशीन का एक्सेस मिल गया। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या होगा? एक्सप्लॉइटेशन के बाद आप क्या करोगे? अब जो भी चीजें अब आप बाद में करने वाले हो एक्सप्लॉइट लेने या मशीन का एक्सेस करने के बाद, वो चीजें किसके अंदर आती हैं? पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के। जहाँ पर हम कुछ टेक्निक्स पे वर्क करेंगे, कुछ बहुत पॉपुलर टेक्निक्स है जिन पे हम वर्क करेंगे, जिससे जिनमें से कुछ चीजें आप यहाँ लिख सकते हो। सबसे पहला है लूटिंग। सेकंड है प्रिविलेज एस्केलेशन। थर्ड वन इज पिवटिंग। इन टेक्निक्स पे हम लोग यहाँ पर वर्क करेंगे पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर। लूटिंग का मतलब क्या होता है? लूटना। लूटना, लूटिंग एक टर्म है जिसका मतलब है कि आपको कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा सर्च करना। आपको मशीन का एक्सेस मिला, अब मशीन में आप क्रेडेंशियल्स को सर्च करोगे। ठीक है, आप इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग। क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हो गया? कि हो सकता है कि यूजर के क्रेडेंशियल्स उसी सिस्टम पे कहीं स्टोर हो, किसी टेक्स्ट फाइल में, किसी डॉक्यूमेंट फाइल में, या किसी भी तरीके के पीडीएफ में, या कैसे भी। आपको उस डॉक्यूमेंट को एनालाइज करना है, उन पूरे सिस्टम को एनालाइज करना है, उनके फाइल सिस्टम को देखना है, और वहां से फिर आप कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा उठाते हो। क्रेडेंशियल्स मिल जाए, हैशेस मिल जाए, यूजर नेम्स मिल जाए, कुछ भी। आप मतलब सिस्टम के अंदर आने के बाद आप जो भी चीजें ढूंढना स्टार्ट करते हो, वो किसके अंदर आता है? रूटिंग के अंदर। ठीक है, तो या तो आप कुछ ढूंढते हो। सेकंड चीज क्या होगी? प्रिविलेज एस्केलेशन। प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब क्या होगा? प्रिविलेज एस्केलेशन पढ़ा है सभी ने? क्या होता है बताइए? हायर प्रिविलेजेस लेना है ना। अब हायर प्रिविलेजेस का मतलब ये नहीं है कि आपको डायरेक्टली रूट मिले या डायरेक्टली आपको एडमिनिस्ट्रेटर मिले। ठीक है, आपको दो तरीके के प्रिविलेज एस्केलेशन होते हैं। क्या क्या होते हैं? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ प्रिविलेज एस्केलेशन। लिख लीजिएगा ये भी दोनों चीजें। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होगा? हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन का मतलब क्या होगा? ये क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल? जैसे मान के चलिए, आपको पता है कि नॉर्मली हमारे विंडोज मशीन्स में, लिनक्स मशीन्स में सुपर यूजर्स होते हैं, और इसके अलावा और भी सेकेंडरी यूजर्स होते हैं जो रेगुलर यूजर्स होते हैं, या फिर ये सुपर यूजर होते हैं। सुपर यूजर मतलब आपका रूट यूजर हो गया, या एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, या सिस्टम यूजर हो गया। ये आपके क्या होते हैं? सारे सुपर यूजर्स होते हैं। इसके अलावा जो बाकी यूजर्स आपके मशीन पर हैं, वो क्या होंगे? आपके रेगुलर यूजर्स, जिनसे आप लॉग इन करते हैं। कुछ सर्विस अकाउंट्स होंगे, कोई आपका डिफॉल्ट अकाउंट होगा, वो सारे आपके क्या होते हैं? रेगुलर यूजर अकाउंट्स होते हैं। तो जब आप प्रिविलेज एस्केलेशन कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं कि मुझे प्रिविलेजेस एस्केलेट करने हैं अपने, तो आपको जरूरी नहीं है कि हर बार या स्टार्टिंग में एक बार में ही आपको रूट का एक्सेस मिल जाए, या विंडोज में सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस मिल जाए। आपको ऐसा नहीं होगा। तो उस केस में आपको हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म करना पड़ सकता है। हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जहाँ पर आप सेम लेवल के यूजर पर, या और कोई यूजर जो उसी मशीन पर है अवेलेबल, उसका आप एक्सेस लेने का ट्राई करें। वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन। ठीक है, और आप एक रेगुलर यूजर हो, यूजर वन, आपने यूजर टू का एक्सेस ले लिया,
पे प्रिविलेज एस्केलेट कर लिया आपने अपने, तो आपके पास पहले से कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पर, है ना? हो सकता है यूज़र 2 डायरेक्टली रूट तक जा पाए या एडमिनिस्ट्रेटर तक जा पाए, यूज़र 1 नहीं जा पा रहा था, तो इसलिए आपने एक हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन परफॉर्म किया। फिर यूज़र 2 से मान के चलिए आपको डायरेक्टली रूट तक जाने का कोई रास्ता मिल गया या एडमिनिस्ट्रेटर तक जाने का रास्ता मिल गया विंडोज़ में, तो वो क्या होगा आपका वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन, जहाँ पर आप नॉर्मल यूज़र से एक ऐसे यूज़र की तरफ जा रहे हो जिसको हम सुपर यूज़र की कैटेगरी में कहते हैं, जिसके पास पूरे सिस्टम का कंट्रोल होगा, वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन। ये प्रिविलेज एस्केलेशन क्लियर है? तीसरी चीज़ जो आप यहाँ पे करोगे वो है पिवटिंग। पिवटिंग क्या होती है? मैंने एक्सप्लेन किया था अभी सीएच में भी, क्या होता है पिवटिंग? पीछे वाले में से कोई बताइए, पिवटिंग क्या बताया था मैंने सीएच के अंदर? ये बीच में कौन बैठा हुआ है आपके बराबर में? बताइए, ये क्या आपका? यश, बताइए यश। बताया था मैंने? बताया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया था तो बता दो क्या होता है। सीएच नहीं पढ़ा आपने अच्छे से? जो ये बताएगा पिवटिंग का क्या मतलब बताया था हर्ष? नहीं, उस सिस्टम का तो वो तो प्रिविलेज एस्केलेशन के अंदर है। यस जशवंत बताइए, आप भी बताइए। सर अटैकर सिस्टम्स का एक्सेस गेन करने के बाद उसका नेटवर्क का अंदर और कुछ सिस्टम से को दूसरा सिस्टम्स का एक्सेस भी लेता है सर, मतलब तो पिवटिंग का मतलब क्या बताया था मैंने कि जब अटैकर को मान के चलिए कि एक डिवाइस का एक्सेस मिल गया, तो हो सकता है कि उस डिवाइस पे जाकर आपके सारे काम नहीं हो रहे हैं, आपको और भी देखना है कि हो सकता है कि उस नेटवर्क में और भी ऐसे कुछ डिवाइसेस हों जहां तक मैं जा पाऊँ। तो एक डिवाइस पे कंप्लीट एक्सेस लेने के बाद आप क्या कर सकते हो, पिवटिंग का ट्राई कर सकते हो, और आप उस डिवाइस के, क्योंकि आपने उस डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, मान के चलो अटैकर कहीं बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, वो अटैकर पिवटिंग कब यूज करेगा, जब उसे एक डिवाइस का एक्सेस मिल चुका है, उसके थ्रू अब वो दूसरे डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है जो उसी नेटवर्क में है जहां पर वो विक्टिम वाला डिवाइस, उस टेक्निक को क्या बोला जाता है, पिवटिंग। एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर आपको भी जब आप किसी क्लाइंट के ऑर्गेनाइजेशन को टेस्ट कर रहे होगे कि उनके ऊपर कोई ऐसा अटैक ना हो, पिवटिंग जैसा अटैक ना हो, तो उनके लिए क्या करोगे आप, इसकी टेस्टिंग करोगे, आप देखोगे कि एक डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज करने के बाद क्या मैं दूसरे किसी डिवाइस तक जा सकता हूँ, तो जाना पॉसिबल होगा कि आपने एक डिवाइस को कंट्रोल कर लिया, तो फिर उससे दूसरे डिवाइस को स्कैन कर लो, उसके पोर्ट्स निकाल लो, उसको स्कैन कर लो, उसको हैक कर लो, फिर अगले को कर लो, ऐसे करके आप एक चेन बना सकते हो अपनी पूरी। तो वो टेक्निक क्या होती है, पिवटिंग। पिवटिंग का मतलब आप एक डिवाइस को कॉम्प्रोमाइज करने के बाद उसी नेटवर्क के किसी दूसरे डिवाइस सकते हैं, दैट इज पिवटिंग। ये सब कुछ किसके अंदर आता है, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंदर, कि एक्सप्लॉइट करने के बाद आप क्या क्या चीजें करते हो। ये आपका फिफ्थ फेज हो गया, जो फर्स्ट फेज रहेगा यहाँ पे दैट इज रिपोर्ट। रिपोर्टिंग का मतलब क्या होगा, मैं जो जो चीजें अभी तक निकाली है, क्योंकि अब आपको मशीन का फुल एक्सेस मिल गया, या जहां तक भी आप गए पिवटिंग किया उस पे, उसके बाद आप जहां तक गए, मतलब जो भी आपको मिला लास्ट पॉइंट आप जहां तक पहुंचे, उसके बाद और कुछ नहीं करना है। आपको फाइनली क्या बनानी है, एक रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट में सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट्स होनी चाहिए, सारे स्टेप्स मेंशन होने चाहिए, वल्नरेबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनका सीवीएसएस, सीवीई, ये सारी इंफॉर्मेशन रेफरेंसेस के साथ सब कुछ होना चाहिए, ताकि जो भी इस रिपोर्ट को रीड करे, उसको रिपोर्ट रीड करने के बाद सब कुछ पता चल जाए, पूरा असेसमेंट का ओवरव्यू मिल जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, कैसे उनको फिक्स करना है, कितने एसेट्स वल्नरेबल हैं, कितने सिक्योर हैं, वो सारा ओवरव्यू उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद पता चल जाए। इस तरीके की आपको एक रिपोर्ट जनरेट करनी है। वीएपीटी की प्रोफेशनल रिपोर्ट जो होती है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, जब आप कंप्लीट करोगे वीएनपीटी कोर्स, तो मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे रिपोर्ट बनाई जाती है, किस रिपोर्ट को हम लोग समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको पता चले रिपोर्ट में क्या क्या चीजें होती है। रिपोर्ट आपको कंपनी देगी, आपको खुद ही आपको रिपोर्ट के अंदर कंटेंट, रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, आपको उन सेक्शंस में बस डेटा डालना होता है।
ठीक है, हर एक कंपनी का अपना फॉर्मेट है, खुद का लेटर हेड है उनका, ऊपर नीचे सारा कुछ सब कुछ लिखा होगा उसमें। तो आपको उसके अंदर कंटेंट को जिस जगह पे जो डालना है वो डालना है। कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा, ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा, जो वल्नरेबिलिटीज निकाली वो चेंज हो जाएंगी, मीडिएशन चेंज हो जाएगा, ये सब चीजें आपकी मॉडिफाई हो जाती है। बाकी फॉर्मेट जो हर एक कंपनी का होता है वो सेम है। तो वो रिपोर्ट्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे कि कैसे रिपोर्ट्स को लिखा जाता है, क्या क्या चीजें रिपोर्ट में होती है। समझ आया? तो ये पूरा एक मेथोडोलॉजी है जहाँ आपने प्लानिंग से स्टार्ट किया और आपने खत्म कहाँ पे किया, रिपोर्टिंग। समझ आ गया सभी को? क्लियर है? तो ये जो मेथोडोलॉजी है ये एकदम याद कर लो, लोग अपने दिमाग में बिठा लो कि ये मेथोडोलॉजी है जो वीओसीपी में फॉलो की जाती है। वो यही चीजें हैं, जब कोई पूछे आपसे तो आपको एक से ही एक्सप्लेन करनी है। कोई फेजेस पूछे या मेथोडोलॉजी पूछे तो आपको यही बताना है कि कैसे वीएपीटी परफॉर्म किया जाता है। क्लियर हो गया सभी को? तो आज यहीं तक ही रखते हैं आज का सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिकॉनेसेंस के से ऊपर कुछ स्टार्ट करेंगे। एंड अब हाँ, यहाँ पे आप लोग अपने ट्राई पे सभी का अकाउंट तो होगा। कोई ऐसा है जिसका अकाउंट नहीं है ट्राई पे? सभी ने बना रखा है अपना अकाउंट? जिनका नहीं है वो प्लीज बना लीजिएगा ट्राई पे अकाउंट। ठीक है, उसके बिना आप कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और ताली सभी के पास हो गई। वो चीज़ें अभी आपको चाहिए नेक्स्ट क्लास से पहले, एक तो ताली लिनक्स आपका सेटअप होना चाहिए, वर्चुअल बॉक्स है, वीएमवेयर किसी में भी, और आपके पास ट्राई का जो अकाउंट है वो बनाना है। चलो, ठीक है। आज का सेशन यहीं तक ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी चीज़ें कंटिन्यू।